वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमोशनल डेवलपमेंट को। इमोशनल डेवलपमेंट किस किस ने डिस्कस किया है, किसने ये टर्म दी है, इसके एस्पेक्ट्स क्या है और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम इन सबको आज समझने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है। इमोशनल डेवलपमेंट एक्चुअली अपने आप को समझना और अपने साथ दूसरों की फीलिंग्स को समझना ही इमोशनल डेवलपमेंट को हम मानते हैं। अब इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले जो टर्म जो ये दी थी हमारे पीटर सेलबॉय एंड जॉन मेयर ने। इन्होंने ये टर्म दी। उसके बाद डेनियल गोलमैन ने इसके बारे में डिस्कस किया और एक बुक लिखी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एक बुक लिखी और इन्होंने बताया अपनी बुक में कि जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़रूरी है, वो आईक्यू से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल डेवलपमेंट आईक्यू को कम इंपॉर्टेंस दी और इसको ज़्यादा दी। क्यों दिया ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने बताया कि हम अपनी लाइफ में कितने परसेंट सक्सेस है, सफलता हमने कितनी परसेंट हमें मिली है, वो 20% तो आईक्यू पे निर्भर करता है। सिर्फ 20% तो हमारे आईक्यू पे निर्भर करता है और 80% हमारी जो सक्सेस है वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट डिसाइड करता है। तो इस वजह से इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को ज़्यादा ज़रूरी बताया है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम इंटेलिजेंस के थ्रू, आईक्यू के थ्रू हम अपनी जॉब तो हमें मिल जाएगी, हमें एक लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। अब उसको सस्टेन करना, अपनी जॉब को मेंटेन करना या अपनी मैरिड लाइफ को हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे बताएगा। तो किसी भी चीज़ की सस्टेनेबिलिटी के बारे में, सस्टेन करना, हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हम कितनी समझ है हमें उस चीज़ की, दूसरों की फीलिंग की और अपने फीलिंग्स की। तो इन सब चीज़ों के बारे में डेनियल गोलमैन ने अपनी इमोशनल डेवलपमेंट की बुक में बताया है और बहुत ज़्यादा डिस्कस करा है और उसको टर्म को पॉपुलर बना दिया। उसके बाद रेथस ने बताया कि जो इमोशंस हैं वो कलर आवर लाइफ, मतलब इमोशंस जो होते हैं वो हमारी लाइफ को कलर देते हैं। अब इमोशंस ना हो तो हमारी लाइफ जो है वो बेरंग सी हो जाएगी। हमें पता ही है कि जब तक हम अपनी लाइफ को अगर हम रंगीन करना चाहते हैं तो कुछ इमोशंस, या हम कहते हैं जब एक डेली रूटीन अब जब हम जी रहे होते हैं तब हम कितना नीरसता भरा लगता है और हमें लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, चलो हम पिकनिक अरेंज करते हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग है वो आती है। तो इसी तरह से जो इमोशंस होते हैं, कभी हंसी, कभी गम, कभी खुशी, कभी सिंपैथी दिखाना, कभी मतलब अलग अलग तरह की जो फीलिंग्स हैं वो हमें कलर्स, मतलब इमोशंस ही हमारी लाइफ को कलर दे रहे हैं। तो रेथस ने इस चीज़ को ही एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम अब समझेंगे कि एक्चुअली इनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये हम कैसे डिफाइन करें, कैसे इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कह सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है उसमें हम सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब अपने आप को सेल्फ मैनेज कैसे करें, कि अपने जो दुख हैं उन पे कैसे हम अडेप्ट करें उनको। आगे हम ये भी देखेंगे कि जो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं जिससे हम अपने इमोशंस को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को मैनेज कर सकें और अपने आप को ट्रेंड कर सकें। क्योंकि जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है उसी हिसाब से हम जो फर्दर हमारी सिचुएशंस होती हैं उनमें भी हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एम्पैथी मतलब अगर हम जिस सिचुएशन में कोई दूसरा है उस सिचुएशन में हम अपने आप को रख के देखते हैं कि अगर मैं इस जगह होता तो मैं कैसा फील कर रहा होता। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस है वो होना भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस मानी जाती है। सोशल स्किल्स होना, मतलब अगर हम कितने सोशल हैं, कितने अपने जो रिलेशंस हैं वो सोसाइटी में कितने बना के रख सकते हैं, तो ये भी एक सोशल स्किल जो है वो भी इमोशनल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। मोटिवेशन करना, मोटिवेशन दूसरों को देना और खुद भी मोटिवेटेड रहना। फिफ्थ पार्ट है कि सेल्फ अवेयर होना, वही सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे हम कैसे अपने सुख दुख को, या कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें हम बहुत अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो उस तरह में कैसे मैनेज करें। तो ये अवेयर रहने के बाद ही हम सेल्फ मैनेजमेंट सीख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सिक्स में है कि रिलेशनशिप स्किल्स सीखना। रिलेशनशिप स्किल्स जैसे हमने अभी सोसाइटी में सीखी हैं इसी तरह से हमारी जो रिलेशनशिप स्किल्स है यहाँ पे हम अपने फैमिली में भी सीख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप स्किल्स जो है वो भी एक इमोशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है और जो कि ट्रेनिंग के थ्रू हमें सीखने को मिलती हैं। क्रो एंड क्रो की इमोशनल इंटेलिजेंस,
इमोशनल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इट इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट accompanies द जनरलाइज्ड इनर एडजस्टमेंट एंड मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट। मतलब जो भी हमारी मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसकी उत्तेजित स्थिति के बारे में ये हमें बताती है। मतलब हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हमें क्या बता रहा है, जो हमारी सांवेगिक बुद्धि है, सांवेगिक बुद्धि हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, हमारी जो मानसिक और मनोवैज्ञानिक उत्तेजित स्थिति जो है वो ये स्टर्ड अप स्टेट के बारे में उन्होंने बताया कि वो जो है वो एक इंडिविजुअल के बारे में बताती है, उनकी जो मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति जो है उसके बारे में हमें बताती है। और इससे हमें जो उसके जो इमोशंस हैं वो उसके व्यवहार में, ओवर्ट बिहेवियर में दिखने लगते हैं। जो हमारा ओवर्ट बिहेवियर है उसमें हमारे जो इमोशंस हैं वो दिखने लगते हैं। तो इसके बारे में क्रो एंड क्रो ने बताया है। ये एक लैटिन वर्ड इमोवियर से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है टू स्टर्ड अप। और इसकी जो डेफिनेशन क्रो एंड क्रो के साथ साथ वुडवर्थ ने भी दी है और उन्होंने भी यही बताया है कि जो हमारी जो स्टर्ड अप स्टेट के बारे में इमोशनल इंटेलिजेंस EI जो है हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताती है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं उसको हम समझते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। द कोर ऑफ इमोशन इज फीलिंग, मीन्स जो इमोशंस हैं सबसे पहले इमोशन से पहले फीलिंग्स जनरेट होती हैं। अगर किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन की फीलिंग्स हमारे माइंड में आती हैं तो मतलब सबसे पहले फीलिंग्स हमारे माइंड में जनरेट हुई, उसके बाद अगर हमारी जो फीलिंग्स हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि उससे हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हुआ और उसके बाद हमने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसके बाद जो इमोशंस हैं वो बाद में जनरेट हुए हैं। पहले फीलिंग्स जनरेट होती हैं और फिर जो है वो इमोशंस जनरेट होते हैं। मीन्स जो फीलिंग्स हैं वो उसका कोर पार्ट है इमोशंस का। पहले फीलिंग्स जनरेट होंगी और उसके बाद ही इमोशंस जनरेट होते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को, जैसे अगर छोटे बच्चे अगर किसी चीज़ के ऊपर पहले सोचते हैं, जैसे मेरी बेटी अभी टेस्ट देकर आई तो वो सबसे पहले क्या किया उसने कि उसको डर लगा कि अब मेरी मम्मी मुझे डांटने वाली है, तो पहले ही वो रोना उसने शुरू कर दिया कि उसको लगा कि ये फीलिंग उसको आई कि मुझे अब डांट पड़ने वाली है। तो वो फीलिंग उसको उतना डिस्टर्ब कर दिया उसके माइंड को कि उसने उसी टाइम पे उसने इमोशंस के थ्रू मतलब रोना भी शुरू कर दिया कि अब तो मतलब वो फील करते ही कि मेरे को मार्क्स गंदे आए हैं तो मुझे अब मम्मी डांटने वाली हैं। तो वो इमोशंस जो हैं जब अंदर तक उसको हर्ट कर रहे हैं, उसके जो मानसिक और उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति को डिस्टर्ब कर दिया उसने, तब ऐसी सिचुएशंस होती हैं। इमोशंस आर एसोसिएटेड विद सम इंस्टिंक्ट्स। जो इमोशंस होते हैं वो हमारी जो बेसिक प्रवृत्तियां जो होती हैं उसी से हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। अब जब ये प्रवृत्तियां, जब हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जैसे हम हंसना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, सेक्स चाहते हैं, तो जो भी हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए तब भी इमोशन जनरेट होते हैं। और जब वो चैलेंज रहे, वो पूरे ना हो, वो डिस्टर्ब रहे, वो चैलेंज रहे, तब भी वो जनरेट होती हैं, इमोशन जनरेट होने लगते हैं। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी को पता है कि जैसे हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो है एस्केप, कि हमें डांट से बचना है। हमने कोई बहाना बनाया और हम बाय चांस मैम ने वो मान लिया बहाना और हम बच गए, तो वो सेटिस्फाइड होगी। जैसे हम सेटिस्फाई होंगे तो हम कहेंगे यस कि मैं बच गई, है ना। और कई बार क्या होता है कि जब वो इंस्टिंक्ट मतलब जो एस्केप करना, मेरी एक इंस्टिंक्ट है कि मैं बचना चाहती हूँ अपनी डांट से, तो क्या होगा कि वो बाई चांस वो पूरी ना हो, मैम कहेंगी बहाने बना रही हो, तो बहाने बना रही हो मतलब वो अब फिर बच्चे ने क्या करना है कि बच्चे को पता चल गया कि मैम को पता चल गया कि मैं बहाने बना रही हूँ, फिर उसका वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो चैलेंज्ड हो गया। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे रोना शुरू कर देगा, ठीक है। या तो वो जो प्रवृत्ति है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो हंसना शुरू कर देगा, बहुत अच्छी फीलिंग उसके दिमाग में आएगी। या फिर वो जब डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं मैम मेरी चोरी पकड़ी गई है, तो वो रोना शुरू कर देगा। तो जिस टाइप की भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन होगी उसी हिसाब से जो इंस्टिंक्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो इमोशंस को भी जनरेट करती हैं, उसको अराउज करती हैं। इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शंस। इमोशंस जो हैं वो हमारी जो एक छाप हमारे ऊपर जो छपी होती है उसी का एक फल होते हैं।
जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मेरी बेटी को लग रहा था कि गंदे मार्क्स आए हैं तो अब मुझे डांट पड़ने वाली है, तो ये परसेप्शन क्या था, ये उसके ऊपर एक छाप पड़ी हुई है कि मुझे अब जैसे ही मेरे गंदे मार्क्स देखेंगे और मुझे डांट पड़ेगी अब, तो ये परसेप्शन उसने पहले बना रखी थी, तो वो पहले ही रोना उसने शुरू कर दिया था। तो उसी का जो इमोशन क्यों आए उसके, क्योंकि उसको परसेप्शन था उसके दिमाग में कि अब मुझे डांट पड़ेगी गंदे मार्क्स को देखते ही। तो ऐसे जो प्रोडक्ट जो होता है, जो इमोशन जो है वो उसी की वजह से आया, उसके फर्स्ट एक्सपीरियंस की वजह से उसको इमोशंस हुए। या इमोशंस आर द एब्रप्टली बट डाई स्लोली। जो इमोशंस होते हैं वो अराइज तो हो जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे वो एकदम से उसने रोना शुरू कर दिया, जैसे उसको लगा कि मम्मी ने कॉपी देखी और मुझे पिटाई होने वाली है, तो वो अराइज तो हो गया, वो 2 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड में उसके अराइज हो गए, बट उसको चुप करवाने के लिए 2 से 3 घंटे लग गए। तो जो इमोशंस एक बार जनरेट हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं, उनको दबाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इमोशंस कैन बी अराउज्ड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई। ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ नंबर आने से ही वो रोती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई और उसकी जिद पूरी ना हो तब भी वो बच्चा रोएगा। अगर उसको लग रहा है कि मैं स्कूल में लेट पहुंचने वाली हूँ तब भी वो रोना शुरू कर देगी। मतलब नंबर ऑफ स्टिमुलाई जो हो सकते हैं उस इमोशन के। सम इमोशंस हमारे ऐसे होते हैं, जैसे रोना बच्चे का एक इमोशन है, तो वो ऐसे होते हैं कि वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई उनके ऊपर एक्ट करते हैं। 6th कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि इमोशंस आर प्रिवलेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही इमोशंस होते हैं, एंड जो और लिविंग बींग्स हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। दे आर द प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि जो इमोशंस हैं, हम बच्चों में बात करें तो सिर्फ बच्चों में ही इमोशंस होते हैं, वही हंसना रोना या और जो इमोशंस होते हैं वो फील कर पाते हैं। नहीं, सभी जो है वो सारे स्टेजेस में, ऑल स्टेजेस कैन फील द इमोशंस एंड रिएक्ट एट दैट टाइम। ठीक है ना, वो भी रिएक्ट करते हैं। कभी कभी बड़े भी लोग रोने लग जाते हैं, बड़े लोग भी हंसना पसंद करते हैं ना। तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस एक्सपीरियंस सम फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। जो इमोशंस होते हैं वो उससे जो है हमारे अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी हमारे अंदर आने लगते हैं। जैसे कि फ्लो ऑफ हमारे टीयर्स, आंसू अपने आप बहने लग जाते हैं कभी कभार। कुछ जब इमोशंस जो है ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं तो लोग जो चीज़ें उठा के फेंकने लगते हैं। तो इस तरह के जो इमोशंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जब हमारी एक मानसिक स्थिति या मनोवैज्ञानिक स्थिति जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, स्टर्ड हो जाती है, स्टर्ड अप हो जाती है, तब हमें ये सब इमोशंस लोगों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में उनको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो क्या होगा कि मेरी जो है वो फीलिंग्स मुझे अच्छा लगेगा और मेरे इमोशंस को लगेगा कि नहीं, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए ताकि जो ट्रेनिंग की जो वीडियो आने वाली है कि हाउ वी कैन ट्रेन आवर इमोशंस, ठीक है, उसकी जो वीडियो है वो मैं जल्दी से जल्दी बना पाऊँ। तो इसीलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।